हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ। इस वीडियो में हम जो हमारा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है उसका पार्ट है एक्सरे डिफ्रैक्शन या एक्स किरणों का विवर्तन, उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल के लिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दीजिए, तो उनको क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। X-ray diffraction is based on constructive interference of monochromatic X-rays and a crystalline sample. X-ray diffraction या X किरणों का विवर्तन इस का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है क्रिस्टल संरचना को ज्ञात करने में, क्रिस्टल के लेटिस पैरामीटर्स को ज्ञात करने के लिए, और जो यूनिट सेल के बारे में हमने पढ़ा था उसके बारे में भी एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को ज्ञात करने के लिए हम एक्सरे डिफ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। अब एक्सरे डिफ्रैक्शन या एक्स किरणों का विवर्तन पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ों का सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। एक तो विवर्तन या डिफ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, और दूसरा जो हम एक्स किरणों को यूज़ कर रहे हैं इसमें उनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए। These X-rays are generated by a cathode ray tube filtered to produce monochromatic radiation, collimated to concentrate and directed towards the sample. The interaction of incident rays with the sample produces constructive interference when condition satisfies Bragg's law. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन या विवर्तन हम किसको कहते हैं। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था जब हम फिज़िक्स पढ़ रहे थे कि जब हम किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट पर हम किसी किरण को, किसी लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालते हैं तो उसमें डिफ्रैक्शन होता है, उसमें विवर्तन होता है, रेडिएशंस की बेंडिंग हो जाती है। अगर वहाँ पर एक की जगह बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो, मतलब अगर हमारे पास वस्तुओं का कोई समूह हो तो बहुत सारी किरणें उस पर डिफ्रैक्ट होती है, विवर्तित होती है, और वो किरणें एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड होकर दो तरीके की कंडीशन उत्पन्न करती हैं जिनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण। कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब किसी स्लिट में से या किसी ओपनिंग में से निकलती है तो वो उनमें बेंडिंग होता है, उनमें विवर्तन होता है, और उस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन या विवर्तन। अब इस विवर्तन के लिए एक ज़रूरी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि जब हम किसी भी रेडिएशन को, जैसे मान लीजिए वो एक्स किरण है या लाइट रेडिएशंस हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी स्लिट पे या किसी ओपनिंग पे से जब वो निकलती हैं तो उस स्लिट की जो चौड़ाई है, उस ग्रेटिंग की जो मेज़रमेंट्स हैं और जो उस रेडिएशन की वेवलेंथ है, वो दोनों आपस में मैच करनी चाहिए। अगर उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होगा तो हमें डिफ्रैक्शन या विवर्तन नज़र नहीं आएगा। जैसा कि अक्सर होता है कि हमें अपनी रूटीन की लाइफ में, डेली लाइफ में प्रकाश का विवर्तन नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि जिस ओपनिंग या जिस स्लिट या ग्रेट में से वो विवर्तित हो रही हैं, वो बैंड हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और अगर वेवलेंथ के रेडिएशन की वेवलेंथ से अगर वो बहुत ओपनिंग बहुत बड़ी है तो वो विवर्तन हमको नज़र नहीं आता। तो विवर्तन को नोटिस करने के लिए या पता लगाने के लिए हमें ज़रूरी कंडीशंस को फॉलो करना होगा कि जिस स्लिट में से वो निकल रही है उसकी चौड़ाई और जो रेडिएशंस हम यूज़ कर रहे हैं उसका तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ लगभग समान होना चाहिए। 1895 में रॉन्जन ने सबसे पहले एक्सरेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। In 1912, Loy showed that if the beam of X-ray passed through a crystal, diffraction would take place, and a pattern would be formed on the photographic plate placed at a right angle to the direction of the rays. एक्सरे के डिस्कवरी के बाद में 1912 में जब सर लोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि जो क्रिस्टल है
उससे एक्स किरणों का विवर्तन होता है। अब ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, बीएससी के एग्ज़ाम में भी और आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, कि हम जब क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करते हैं तो हम एक्स किरणों का ही प्रयोग क्यों करते हैं, हम विजिबल लाइट का या अल्ट्रावायलेट रेज का इन सब का यूज़ क्यों नहीं करते। और उसका कारण क्या है, अभी अभी जो हमने पढ़ा है कि डिफ्रैक्शन नज़र आए, विवर्तन हमको नज़र आए, इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि ग्रेटिंग का मेज़रमेंट और रेडिएशन का वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के साथ मैच करना चाहिए। तो यही बात 1912 में सर मैक्सवेल लॉय ने हमें ये बताई कि जो एक्स किरणें हैं उनका वेवलेंथ और जो क्रिस्टल है उसका मेज़रमेंट लगभग बराबर होता है। इसलिए जैसे ही हमने क्रिस्टल के ऊपर एक्स किरणों को डाला, एक्स किरणें क्या हुई, विवर्तित हुई, डिफ्रैक्टेड हुई, और जब वो डिफ्रैक्टेड हुई तो उनका पैटर्न हमको कहाँ नज़र आ गया, फोटोग्राफिक प्लेट पे, जो कि राइट एंगल पे हमने लगा रखी थी। दिस डिस्कवरी प्रोवाइडेड अ न्यू मेथड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। क्रिस्टल संरचना को ज्ञात करने के लिए ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मेथड हमें पता चला था, और वो क्या था, एक्स किरणों का यूज़। एक्स किरणों को जब हम किसी क्रिस्टल के ऊपर डालेंगे तो क्योंकि एक्स किरणों की वेवलेंथ और क्रिस्टल का मेज़रमेंट दोनों एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, इसलिए एक्स किरणें वहाँ पर विवर्तित होंगी, और उस विवर्तित एक्स किरणों का हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ले लेंगे तो हमें एक विवर्तन पैटर्न या डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें प्राप्त होगा। आफ्टर फ्यू मंथ्स इन 1913, Sir William Henry Bragg and his son Sir William Lawrence Bragg developed a relationship to explain why the cleavage faces of crystal appear to reflect X-ray beams at certain angle of incidence. 1912 के बाद में 1913 में सर एच ब्रैग एंड एल ब्रैग की टीम ने, जो फादर और सन थे रिलेशनशिप में, हमें इसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दी। द वेरिएबल d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एटमिक लेयर्स इन अ क्रिस्टल एंड द वेरिएबल लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्स-रे बीम एंड n इज़ एन इंटीजर। ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। Although Bragg's law was used to explain the interference pattern of X-rays scattered by crystals, diffraction has been developed to study the structure of all states of matter with any beam. अब जो ब्रैग्स इक्वेशन दी थी उन्होंने, वो हमें क्रिस्टल संरचना के लिए दी थी, और क्रिस्टल पे हमने जो विकिरण यूज़ की थी वो कौन सी यूज़ की थी, हमने एक्सरे। और क्यों हमने यूज़ की थी इसका रीज़न भी हमें पता चल गया। इसके बाद में और ज़्यादा स्टडी हुई इस डिफ्रैक्शन के ऊपर, विवर्तन के ऊपर, और फिर बाद में हमें पता चला कि जो विवर्तन है इसकी स्टडी करके, विवर्तन का अध्ययन करके हम पदार्थ की किसी भी अवस्था के बारे में पता लगा सकते हैं। मतलब क्रिस्टल ही ज़रूरी नहीं है, वो लिक्विड स्टेट भी हो सकता है और वो गैशियस स्टेट भी हो सकता है। और इसी तरह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक्स किरणों को ही यूज़ करें, हम वहाँ पर कोई भी और रेडिएशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा फंडामेंटल चीज़ है वो क्या है कि उस रेडिएशन का वेवलेंथ और ग्रेटिंग का मेज़रमेंट दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर होने चाहिए। अब जब विवर्तन होता है तो हमने क्या पढ़ा था डिफ्रैक्शन के अंदर, कि जब रेडिएशंस विवर्तित होती हैं तो फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होके, अध्यारोपित होकर के दो कंडीशन उत्पन्न करती हैं। अगर वो एक समान फेज़ में है तो संपोषी व्यतिकरण होता है, जिसमें हम टोटल वेव का एम्पलीट्यूड क्या निकालते हैं, a+a। और अगर वो इन फेज़ नहीं है, अगर दोनों जो रेडिएशन, जो वेव्स हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो आउट ऑफ फेज़ है, दोनों का फेज़ अलग अलग है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम डिफ्रैक्शन का पैटर्न देखेंगे, विवर्तन देखेंगे, तो हमें क्या नज़र आ जाएगा, एक जगह पे ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगे और दूसरी जगह हमको डार्क स्पॉट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर वेयर अज्यूम n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन,
लैम्डा हम क्या ले रहे हैं, उसका तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ, थीटा एक्सरे इंसिडेंस एंगल, ये हम अभी आगे और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, एंड डी इज डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर। अब एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा एक्सरे के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो एक्सरे हम यूज़ कर रहे हैं इस पूरे मेथड में वो एक्चुअली क्या होती है। एक्सरे इनविजिबल हाईली पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ मच शॉर्टर वेवलेंथ। जो एक्सरेज होती हैं वो इनविजिबल होती है, नज़र नहीं आती हमको, उनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिनका कि तरंग दैर्ध्य कम होता है। तरंग दैर्ध्य कम होता है तो इसका मतलब उनकी आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी कैसी हो जाएगी, हायर हो जाएगी देन विजिबल लाइट। ये देखिए यहाँ पे हमने बता रखा है, ये गामा रेज, ये एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, और यहाँ बीच में कौन सी होती है, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो वॉयलेट से लेकर के रेड कलर तक की होती है। यहाँ पे हमने बता रखा है कि एक्सरेज की 10⁸ मीटर टू अबाउट 10⁻³ मीटर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रेंज, और बता रही 3 × 10⁸ हर्ट्ज टू अबाउट 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। अब ये एक्सरे ट्यूब्स एक्सरे किस तरीके से हम बनाते हैं। एक्सरे कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब कॉल्ड एन एक्सरे ट्यूब दैट कंटेन्स एसेंशियली 2 electrodes, an anode which is made up of platinum, tungsten or another heavy metal of high melting point, and a cathode. When a high voltage is applied between the electrode, the streams of electrode are accelerated from the cathode to the anode and produces X-ray as they strike the anode. ये देखिए यहाँ पे हमने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब बना रखी है, ये वाली। इसके अंदर हमने एक जगह कैथोड यूज़ किया है और दूसरी जगह एनोड। यहाँ हमने बताया था एनोड प्लेटिनम का हो सकता है, टंगस्टन का हो सकता है, या कोई भी हैवी मेटल का, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब हाई हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होगी तो वो मेल्ट ना हो जाए। और कैथोड से जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एनोड की तरफ तो हमें एक्सरे प्राप्त हो। ये अब हमने बताया है लाइट का इंटरफेरेंस किस तरीके से होता है। ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु हमारे पास रखी हुई है, तो जब लाइट रेडिएशंस यहाँ पर आएगी और उनका विवर्तन होगा, तो विवर्तन होने के बाद में बताया था जब भी बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं, जब ये किसी भी वस्तु से टकराकर विवर्तित होंगी तो विवर्तित होने के बाद में क्या होता है, अपने पढ़ा था, ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड होगी और सुपर इम्पोज्ड होकर के दो कंडीशंस बनेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उससे क्या होगा, हमें ब्राइट कलर और फिर डार्क कलर, फिर ब्राइट कलर, फिर डार्क कलर, इस तरीके का एक पैटर्न हमको मिलेगा। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये देखिए, ये इन्होंने अपन को बता रखा है, जहाँ पे ये ब्राइट नज़र आ रही है इसको अपन क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन, और यहाँ पर इंटरफेरेंस सॉरी, और ये कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, टोटल जो वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड प्लस हो जाएगा और डिस्ट्रक्टिव में माइनस हो जाएगा। क्यों होगा ऐसे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन में जो आपकी वेव है, जो आपकी तरंग है, वो सेम फेज में है, और डिस्ट्रक्टिव में हमारी वेव डिफरेंट फेज में, आउट ऑफ फेज। अब देखिए, एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन इज अ रैपिड एनालिटिकल टेक्निक primarily used for phase identification of a crystalline material and can provide information on unit cell dimensions. ये जो एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड है, ये हमारा एक रैपिड टेक्निक है। इससे हम किसी भी क्रिस्टल की यूनिट सेल डायमेंशन तक हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट सेल डायमेंशंस हमने इससे पहले वाले ई क्लास में पढ़ी थी। यहाँ हमने क्या किया है, देखिए, ये हमने एक क्रिस्टल रख रखा है, कोई भी क्रिस्टलाइन मटेरियल हमारे पास है। यहाँ हमारे पास एक इंसिडेंट बीम है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण।
जैसे ही ये इंसिडेंट बीम यहाँ पे आएगी, अब क्योंकि इसकी वेवलेंथ और इस क्रिस्टल की मेज़रमेंट्स दोनों लगभग समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, विवर्तन होगा। और ये विवर्तन होकर के यहाँ हमको जो हमने ये एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी है, इस जगह पर आकर के ये टकराएगी। यहाँ पर हमें विवर्तन का प्रारूप प्राप्त होगा। ये हम एक सिंपल यहाँ पे वो लाइन बना लेते हैं। ये कौन सी ये ट्रांसमिटेड बीम के लिए जगह पे। To get the diffraction pattern from all parts of crystal, the primary beam must strike the crystal from many different directions. This is achieved by rotating the crystal in the beam during the experiment. अब अगर हमें क्रिस्टल के बारे में पूरी संरचना चाहिए उसके हर एंगल से, तो हम क्या करेंगे, उस क्रिस्टल को रोटेट करेंगे, उसको घूर्णन करेंगे, जिससे कि रेडिएशंस उसके हर पार्ट पे स्ट्राइक करे, हर पार्ट पे पड़े और हमको अलग अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न पूरा प्राप्त हो जाए। द डिफ्रैक्टेड स्पॉट्स आर रिकॉर्डेड आइदर ऑन ए फिल्म or by electronic detector feed the signals directly in a digitized form into a computer. Several thousand diffraction spots are collected. All diffraction methods are based on a generation of X-rays in an X-ray tube. These X-rays are directed to the sample and the diffracted rays are collected. अब हम ये जो विवर्तन करेंगे, इस विवर्तन को हम अपने कंप्यूटर में डिफ्रैक्शन पैटर्न के रूप में पढ़ सकते हैं। अब ये जो पूरा मेथड था जो अपन ने देखा कि मतलब कौन सा मेथड था कि हमने एक क्रिस्टल लिया, उस क्रिस्टल पर हमने एक्सरेज को डाला, एक्सरेज विवर्तित हुई, विवर्तित होने के बाद में वो सारी एक्स किरणें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हुई और दो कंडीशन हुई, या तो संपोषी व्यतिकरण होगा या तो विनाशी व्यतिकरण होगा। और उसके बाद में जो हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट थी उसके ऊपर हमें ब्राइट और डार्क स्पॉट्स मिलेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। W.L. Bragg considered crystal to be made up of parallel planes of atoms. Incident waves are reflected from parallel planes of atoms in the crystal, with each plane is reflecting only a very small fraction of the radiation, like a lightly silvered mirror. In mirror-like reflection, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अपन ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था कि क्रिस्टल की संरचना बहुत ही रेगुलर होती है। ये उसकी पूरी आपको एक लेयर नज़र आ रही है, ये आपको उसकी सेकंड लेयर नज़र आ रही है। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग एटम्स, मॉलिक्यूल्स है या आयंस, जिससे भी वो क्रिस्टल मिलकर बना हुआ है, वो हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमने एक एक्सरे डाली, ये यहाँ पे इससे टकराएगी और टकराने के बाद में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी रेज इस सेकंड वाले प्लेन पे आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए ये वाला प्लेन है और ये वाला प्लेन है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या करें, स्मॉल d। When the X-rays strike a layer of crystal, some of them will be reflected. We are interested in X-rays that are in phase with one another. X-rays that add together constructively in X-ray diffraction analysis in phase before they are reflected and after they reflected. अब हम यहाँ पर एक्स किरण हमने डाली और ये आपकी रिफ्लेक्टेड एक्स किरण वापस आ गई। यहाँ हम कौन सी वाली एक्स किरणों के बातें में कर रहे हैं, जो इन फेज है। इन फेज का क्या मतलब हुआ, जिनका फेज समान है। These two X-ray beams travel slightly different distances. The difference in the distances traveled is related to the distance between the adjacent layers. Connecting the two beams with perpendicular line shows the difference between the top and the bottom beams. अब हम यहाँ पर दो लेयर्स की बात करें, एक लेयर ये वाली और दूसरी लेयर, ये क्या चीज़ है, क्रिस्टल, और क्रिस्टल के दो लेयर, ओके। और यहाँ पर हम दो एक्स किरणों की बात कर रहे हैं, एक जो पहले वाली लेयर पे आके टकराती है, दूसरी बी जो दूसरी वाली लेयर पे आकर के टकराती है। The line CE is equivalent to the distance between the two layers. C and E, ये वाली देखिए, यहाँ ऊपर ये C लगा हुआ है और यहाँ पर E, ये इन दोनों के बीच की दूरी, ये इस बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल d, ठीक है। अब अगर हमें DE की वैल्यू निकालनी हो,
दिस इज डी और ई, तो वो कितनी हो जाएगी, डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। द लेंथ डी ई इज द सेम एज ई एफ। देखिए डी ई एंड ई एफ सेम लेंथ है। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉटम वेव इज एक्सप्रेस्ड बाय, अब हमें यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है, हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। हम ये कह रहे हैं ये वाली रेज यहाँ आई, इससे यहाँ पे टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी वाली रे क्रिस्टल के अंदर वाले पार्ट पे टकराई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। तो इन दोनों के बीच में ये जो दोनों रिफ्लेक्ट हुई, इन दोनों के डिस्टेंस में अंतर कितना है, ये वाला, यही अंतर है, बाकी तो सेम है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई सेम है, यहाँ से ये वाली लंबाई सेम है, ये वाली लंबाई सेम है। तो डिफरेंस कितना हो गया, ये वाला डिफरेंस है, जहाँ पर कि सेकंड वाली रे की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। ई एफ इज इक्वल टू डी साइन थीटा, डी ई इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट वाली रे है ए, इससे जो बी है वो उसने ज़्यादा ट्रैवल किया, कितना ज़्यादा ट्रैवल किया, ये वाला डिस्टेंस डी ई प्लस ई एफ। ठीक है, डी ई एंड ई एफ, ये वाला डिस्टेंस बी रे ने ज़्यादा ट्रैवल किया है, एंड दिस इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। और ये क्या है, फेज डिफरेंस, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सक्सेसिव प्लेन्स अकर्स when the path difference is an integral number of wavelength. This is the Bragg's law. अब ब्रैग्स लॉ ने हमें क्या बताया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, और वो शर्त क्या है कि इन दोनों रेज का जो पाथ डिफरेंस है वो हमारा इंटीजर नंबर होना चाहिए, इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एन लैम्डा। जो वेव हम यूज़ कर रहे हैं उस वेव के वेवलेंथ का इंटीजर नंबर होना चाहिए, तब उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा डिफ्रैक्शन पैटर्न के ऊपर। इसी को हम ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, वेयर d इज द स्पेसिंग ऑफ प्लेन्स एंड n इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। Bragg reflection can only occur for the wavelength m lambda is equal to and greater than 2d. This is why we cannot use visible light. No diffraction occurs when the above condition is not satisfied. ये हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम विजिबल लाइट को क्यों यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हमारी कंडीशन क्या है, एन लैम्डा is equal to 2d sin theta. The diffracted beams from any set of lattice planes can only occur at particular angles predicted by the Bragg's law. अगर हमारे ये जो एंगल्स होंगे ये ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग होंगे तभी हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन का पैटर्न प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें कब मिलेगा, जब उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए उन्होंने हमें क्या शर्त दी थी, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब इसके जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो डिफ्रैक्शन एक्सरे डिफ्रैक्शन है उसके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पढ़ेंगे। जो हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं उनको हम तीनों को पढ़ेंगे और लास्ट में फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।